जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए भयानक आतंकवादी हमले में 40 बहादुर सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। आखिर उस दिन क्या हुआ था, इसके पीछे कौन था और भारत ने कैसे जवाब दिया, आइए जानते हैं पूरी कहानी। A dark day in Indian history, a day when we lost 40 of our brave CRPF personnel in one of the deadliest terror attacks in Pulwama, Jammu and Kashmir. Today, we remember their sacrifice, honor their courage, and stand united in our resolve against terrorism. इस पूरे काफिले में टोटल 78 व्हीकल्स थे और 2547 जवान थे और ये काफिला नेशनल हाईवे 44 से गुजरने वाला था। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कैंसिल कर दिया और फिर पाकिस्तान ने भारत में से इंपोर्ट होने वाले सभी सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 200% कर दी। चौदह फरवरी 2019 एक ऐसा दिन जब पूरे भारत में मातम छा गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए भयानक आतंकवादी हमले में 40 बहादुर सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। आखिर उस दिन क्या हुआ था, इसके पीछे कौन था और भारत ने कैसे जवाब दिया, आइए जानते हैं पूरी कहानी। 14 फरवरी करीब दोपहर 3:15 बजे जब सीआरपीएफ के जवानों का काफिला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहा था, तभी एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार को काफिले में टकरा दिया। धमाका इतना भयानक था कि 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। हर तरफ प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतरे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने का संकल्प लिया। पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाया गया और भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। 12 Mirage 2000 fighter aircraft of the type that you see on your screen went across and hit these targets. Abhinandan Vardhaman told his team that he locked a target, one of the F-16 fighter jets in the Pakistani assault team. कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। So how exactly did the strikes take place? What were the units which were involved? What exactly did we hit? Take a look. February 14, 2019, a dark day in Indian history, a day when we lost 40 of our brave CRPF personnel in one of the deadliest terror attacks in Pulwama, Jammu and Kashmir. Today, we remember their sacrifice, honor their courage, and stand united in our resolve against terrorism. सीआरपीएफ का काफिला सुबह 3:30 बजे जम्मू से श्रीनगर के लिए निकलता है और इस बार काफिला काफी बड़ा था क्योंकि जवान अपने घरों से छुट्टी के बाद लौटे थे। इस पूरे काफिले में टोटल 78 व्हीकल्स थे और 2547 जवान थे और ये काफिला नेशनल हाईवे 44 से गुजरने वाला था। रोड को सिक्योर करने की जिम्मेदारी दी गई थी रोड ओपनिंग पार्टी को, जिसे आप आरओपी के नाम से भी जानते हैं। जब भी सीआरपीएफ का कोई भी काफिला किसी ऐसे एरिया से निकलता है जहां पर आतंकवादी हमला होने की आशंका ज्यादा होती है, तो उस एरिया को रोड ओपनिंग पार्टी के द्वारा सिक्योर किया जाता है। सीआरपीएफ के इस काफिले का इंतजार कर रहे थे 2 आतंकवादी, शाकिर बशीर और आदिल अहमद डार। हमले की प्लानिंग बहुत पहले कर दी गई थी और इस हमले को ओरिजिनली ये दोनों आतंकवादी 9 फरवरी को अंजाम देना चाहते थे। अब एक सवाल उठता है कि 9 फरवरी क्यों? जिस दिन अफजल गुरु को फांसी दी गई थी और इसीलिए ये भारत के ऊपर एक ऐसी चोट करना चाहते थे इसी दिन जिसे भारत कभी ना भूले। और इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी, इसलिए 9 फरवरी को सीआरपीएफ का कोई भी काफिला NH-44 से नहीं गुजरा क्योंकि रोड्स ब्लॉक थे। इसीलिए इस हमले को अंजाम देने के लिए 14 फरवरी का दिन चुना गया और ये देखा गया कि इस दिन सीआरपीएफ का एक सबसे बड़ा काफिला इस एरिया से निकलने वाला है और एक ऐसे हमले को अंजाम दिया गया जो कि 30 साल में जम्मू कश्मीर में होने वाला सबसे बड़ा हमला था। शाकिर बशीर के घर से 3 रास्ते NH-44 की तरफ जाते थे।
और इन 3 में से 2 रस्तों के ऊपर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। तो आतंकवादियों ने एक ऐसे कच्चे रास्ते को चुना जो कि कच्ची सड़क से होता हुआ जाता था, जहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। आधे रास्ते में जाके शाकिर बशीर कार से उतर जाता है, क्योंकि इस हमले की पूरी जिम्मेदारी थी आदिल अहमद डार के ऊपर, जो कि एक आत्मघाती हमले को अंजाम दे। आत्मघाती हमला वो हमला होता है जहां पर आतंकवादी अपने आप को खत्म कर लेता है, और इस हमले को अंजाम देने के लिए आदिल अहमद डार के ब्रेन को वॉश किया गया था बहुत लंबे समय से। अब गाड़ी का स्टीयरिंग आदिल अहमद डार के हाथ में, पर ये कोई आम स्टीयरिंग नहीं था। स्टीयरिंग के नीचे एक डेटोनेटर था, जिसे दबाते ही गाड़ी में रखा हुआ 200 किलो आरडीएक्स फट जाता। आदिल अहमद डार गाड़ी को NH-44 तक लेके आता, और इस गाड़ी को आरओई के एसआई मोहन लाल रिकॉग्नाइज करते। वो देखते कि कुछ तो गड़बड़ है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वैसे ही आदिल अहमद डार अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और सीआरपीएफ के काफिले के 5वें व्हीकल को टक्कर मारता है। इस व्हीकल में हमारे देश के सीआरपीएफ के वीर जवान थे, और डेटोनेटर को दबा देता है। इतना बड़ा धमाका होता है कि आसपास के घरों के कांच फूट जाते हैं, और उस बस में सवार 40 सीआरपीएफ के जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं। वहां का इतना भयावह था कि जवानों के शव शत विशत हो जाते हैं, उनके शरीर को पहचानना भी मुश्किल था। और हमले के कुछ समय बाद इस हमले की जिम्मेदारी लेता है जैश-ए-मोहम्मद। जैश-ए-मोहम्मद ये जिम्मेदारी लेता है कि आदिल अहमद डार जैश-ए-मोहम्मद का ही एक आतंकवादी था, और इस तरीके से उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। पर यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा हमला हमारे देश में किया गया जैश-ए-मोहम्मद के द्वारा। जैश-ए-मोहम्मद है कौन? और आदिल अहमद डार, जो कि जम्मू कश्मीर का ही निवासी था, जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के काकापुरा गांव के अंदर रहता था, कैसे उस लड़के ने इस जिम्मेदारी उठाई कि वो जैश-ए-मोहम्मद को फॉलो करेगा और हमारे ही देश के वीर जवानों को मारेगा? और सवाल सबसे बड़ा यह भी उठता है कि क्या इस हमले की जिम्मेदारी हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास नहीं थी? जैश-ए-मोहम्मद ये वो आतंकवादी संगठन था जिसने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी, और इस संगठन का हेड था मौलाना मसूद अजहर। अब सवाल ये उठता है कि कौन है मौलाना मसूद अजहर? अगर मसूद अजहर के बारे में बात की जाए तो 1994 से ही आतंकवादी गतिविधियों के चलते हुए इसे जम्मू कश्मीर की जेल के अंदर बंद किया हुआ था, और ये बंद था जम्मू के जेल में। इसके साथियों ने इसे कई बार छुड़ाने की कोशिश करी, पर वो कामयाब नहीं रहे, और इसी के चलते 24 दिसंबर 1999 को अब्दुल रऊफ, जो कि मसूद अजहर का छोटा भाई था, इसने इंडियन एयरलाइंस के IC-814 प्लेन को हाईजैक किया, जिसके अंदर 185 पैसेंजर सवार थे, और उसे कांधार भिजवाया। और भारतीयों के रिहाई के बदले इसने 3 आतंकवादियों को छोड़ने की डिमांड करी, जो थे इसका बड़ा भाई मौलाना मसूद अजहर, दूसरा अहमद उमर सईद शेख, और तीसरा मुश्ताक अहमद जगर। और इस तरीके से 1999 में मौलाना मसूद अजहर बाहर आता है, और सन 2000 के अंदर ये जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना करता है। अब सवाल आता है कि आदिल अहमद डार कौन था, जिसने अपने ही देश के सीआरपीएफ के जवानों को इतने बड़े हमले के द्वारा उनकी जान को ले लिया? आदिल अहमद डार जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के काकापुरा में रहने वाला एक लड़का था। जम्मू कश्मीर के अंदर उस समय बुरहान वानी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था, जिसे हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौत के घाट उतार लिया था। पर बुरहान वानी को पोस्टर बॉय के नाम से जाना जाता था, बिकॉज वो सोशल मीडिया पर जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं को बरगलाता था और हमारे देश की सेना के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित करता था। जम्मू कश्मीर के कई सारे युवा बुरहान वानी की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उसी की तरह बनना चाहते थे। उन्हीं में से एक था आदिल अहमद डार। जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुरहान वानी को मौत के घाट उतार दिया, तो घाटी में इसके खिलाफ कई बार प्रदर्शन हुए, और इन स्टोन प्लेटिंग की घटनाओं के अंदर आदिल अहमद डार भी शामिल था। उसे पुलिस ने कई बार अरेस्ट किया और उसे छोड़ दिया गया, बिकॉज उसकी उम्र कम थी, या भटका हुआ नौजवान समझ के हमारी फोर्सेस ने कई बार छोड़ा, पर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। और एक ऐसे ही प्रोटेस्ट के दौरान उसके पांव में गोली लगती है, और 11 महीने तक वो बिस्तर पर था। उसके परिवार को लगा कि शायद अब वो सुधर जाएगा, पर वो नहीं सुधरा, अब वो और खतरनाक हो गया। 2018 के अंदर वो अपने घर से भाग जाता है, और भागने के बाद वो जैश-ए-मोहम्मद को ज्वाइन करता है। उसके परिवार वाले उसकी मिसिंग की रिपोर्ट भी लिखवाते हैं, पर एक दिन जब उसके परिवार वाले सोशल मीडिया के ऊपर उसका फोटो देखते हैं, जिसमें आदिल अहमद डार AK-47 लिए हुए था, और उसके अकाउंट का नाम था वकास कमांडो, जिसमें वो अपने आप को एक ऐसा सिपाही बताता है जो कि भारतीय सेना के खिलाफ है, और हर कीमत के ऊपर वो भारतीय सेना को खत्म करना चाहता है। उससे क्लियर हो जाता है कि आदिल अहमद डार अब कोई सामान्य लड़का नहीं है। उसने एक ऐसी फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है
जो कि भारत के विरोधी है, और ये लड़का अब जैश ए मोहम्मद को ज्वाइन करके देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के अंदर शामिल हो चुका है और एक बहुत बड़ा आतंकवादी बन चुका है। आदिल अहमद डार ने जैश ए मोहम्मद के अंडर ट्रेनिंग ली और यहीं पर आदिल मिलता है इदरिस से। इदरिस वही व्यक्ति है जिसने इस पूरे हमले की प्लानिंग की थी, एंड इदरिस वाज द मास्टरमाइंड ऑफ द पुलवामा अटैक। इदरिस ने आदिल अहमद डार का ब्रेन वॉश किया और उसे आत्मघाती हमला करने के लिए प्रेरित किया और मना भी ली। इदरिस जो कि एक आईईडी एक्सपर्ट था, उसने पाकिस्तान से स्मॉल अमाउंट के अंदर आरडीएक्स मंगवाना शुरू किया। इस आरडीएक्स को छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर, स्मॉल अमाउंट्स के अंदर मंगवाया गया ताकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को शक ना हो, और इस तरीके से उसने तकरीबन 200 किलो आरडीएक्स मंगवा लिया। इस आरडीएक्स को भारत में लाने की जिम्मेदारी उसने अपने सबसे करीबी आदमी को दी, जिसका नाम था शाकिर बशीर, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात करी थी। जनवरी 2018 में इदरिस ने अपने साथी की सहायता से गाड़ी अरेंज करी जो कि एक फ्रूट सेलर की थी, और ये थी मारुति की इको। फ्रूट सेलर की गाड़ी होने के कारण पीछे की सीट्स को निकाल दिया गया था, और ये गाड़ी एक परफेक्ट व्हीकल बना इस हमले को अंजाम देने के लिए, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर तकरीबन 200 किलो आरडीएक्स रखना था। इदरिस ने 2 आईईडी तैयार किए, जिसमें से एक आईईडी था 160 किलो का और दूसरा था केवल 40 किलो का, और टोटल 200 किलो आरडीएक्स के साथ इदरिस ने इस गाड़ी को तैयार किया जो कि सीआरपीएफ के काफिले के ऊपर हमला करने वाली थी, और यह हमला 30 सालों में होने वाला सबसे बड़ा हमला था। और इस हमले को अंजाम दिया आदिल अहमद डार ने, जिसने आतंकवादी बनना चुना, और उसे लगा कि यह हमला करके वो अपने रिलीजन की और अपने धर्म की रक्षा कर रहा है। बात करते हैं सबसे अहम पहलू के बारे में। इस हमले की इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब एनआईए ने कैसे करी। इस पूरे हमले की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर के एनआईए चीफ राकेश बलवाल जी को। राकेश बलवाल जी ने हमले के आसपास के एरिया को इन्वेस्टिगेट किया और उस पूरे एरिया की छानबीन करी, और उस एरिया में कुछ हाथ नहीं लगा, और ये बात राकेश बलवाल जी जानते थे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए उस एरिया का दायरा बढ़ाना बहुत जरूरी था। पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जिस एरिया के अंदर ये हमला हुआ वो एरिया आतंकवादियों का अड्डा था। पर राकेश बलवाल जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने छानबीन के दायरे को बढ़ाने की याचिका एनआईए के अंदर दायर करी कि छानबीन को ज्यादा एरिया के अंदर किया जा सके। हालांकि ये बहुत मुश्किल और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत टफ था, बट फिर भी ये परमिशन उन्हें मिली और उनकी छानबीन का दायरा बढ़ा। और इसका फायदा ये हुआ कि हमले से लगभग 250 मीटर की दूरी के पर ही एक कार की चाबी मिली। ये उसी इको गाड़ी की चाबी थी जिससे हमले को अंजाम दिया गया था। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए लगभग 100 एनआईए के अधिकारी और 400 सीआरपीएफ के जवान हमले के आसपास के इलाके को सर्च करने लगे। पर कार की चाबी जब मिली तो ये एक बहुत बड़ी सफलता हमारे लिए थी। इस चाबी के मिलने के बाद व्हीकल का पता लगा और ये पता लगा कि व्हीकल 7 बार बेचा जा चुका है, और आखिरी बार इस व्हीकल को परचेस किया है सजाद फट ने, और इसी ने इस व्हीकल को इदरिस को दिया था। पर अब समस्या ये थी कि सज्जाद भट्ट, जिसने आखिरी बार इस व्हीकल को परचेस किया था, वो पहले ही हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले में मारा जा चुका था। पर राकेश बलवाल जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने आसपास के एरिया से रिक्वेस्ट करी हमारी आर्मी से कि जितने भी आतंकवादी हमलों के अंदर, जितने भी आतंकवादी मारे गए वास्तविकता के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों के अंदर, उन सारे आतंकवादियों की डिटेल उनको दी जाए। और इस डिटेल के अंदर 2 आतंकवादियों का नाम आता है, जिसमें एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए, और इनमें से एक आतंकवादी था इदरिस। इदरिस के फोन को जब एनआईए ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसके अंदर एक कार का फोटो मिला, और ये वही कार थी जो कि इस आतंकवादी हमले के अंदर यूज की गई थी। इदरिस के फोटो में आदिल के फोटो के साथ साथ शाकिर बशीर का भी फोटो मिला, और शाकिर बशीर का फोटो मिलने के बाद एनआईए, हमारी आर्म फोर्सेस और सीआरपीएफ ने शाकिर बशीर को खोजना शुरू करा, और कुछ ही समय के बाद शाकिर बशीर को अरेस्ट कर लिया गया। शाकिर बशीर को अरेस्ट करने के बाद उससे इस हमले के बारे में जानकारी मांगी गई, पर उसने किसी भी तरह की जानकारी को देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो इदरिस को अपना आइडल मानता था। उसे लगता था कि इदरिस एक बहुत ही नेक आदमी है। पर इदरिस के फोन में एक ऐसा फोटो था जिसमें वो किसी गैर महिला के साथ था। जब इसकी जानकारी एनआईए ने शाकिर को दी और बताया कि तुम जिसे अपना आइडल मानते हो वो शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरी महिला के साथ अपना रिलेशन रखता है, तो शाकिर इस बात से बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि वो महिला उसी के गांव की थी, और उसने एनआईए को सब बता दिया और एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया कि वास्तविकता में जिसे आप इदरिस के नाम से जानते हैं उसका नाम है मोहम्मद उमर फारूक, जो कि मौलाना मसूद अजहर का
रियल भतीजा है और एनआईए ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये सारी जानकारी दी। एनआईए की रिपोर्ट में ये जारी किया गया है कि इस पूरे हमले में टोटल 19 लोग थे और 13,800 पेज की चार्जशीट इस हमले के बाद जारी की गई और ये पता लगा कि इस हमले की पूरी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी और इस हमले का जो षड्यंत्रकर्ता था उसका नाम था इदरिस, जो कि रियल में मोहम्मद उमर फारूक था। हमले में 40 जवान के शहीद होने और 70 से ज्यादा जवानों के घायल होने की खबर ने पूरे देश को हिला दिया था। पिछले 30 साल में कश्मीर में हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से ये एक था। ये हमला इतना भयानक था कि शहीद जवानों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। हमले के बाद बड़े बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे, जो जवानों की ऐसी हालत देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में गुस्से और शोक की लहर थी। हर कोई इसका बदला चाहता था। हमले के तुरंत बाद गवर्नमेंट भी एक्शन में आ गई और शहीद जवानों को स्पेशल फ्लाइट से उनके होम स्टेट में ले जाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू किया। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कैंसिल कर दिया और फिर पाकिस्तान ने भारत में से इंपोर्ट होने वाले सभी सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 200% कर दी। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना शुरू किया। भारत ने बताया कि कैसे पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पनाह देता है। पाकिस्तान ने टेररिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव मेजर्स को इंप्लीमेंट नहीं किया था। इसीलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा था। पाकिस्तान को अलग थलग करने के सरकार के इस फैसले का भारत की ऑर्गेनाइजेशन ने भी साथ दिया। ऑल इंडिया सिने वर्क एसोसिएशन AICWA और ऑल इंडिया फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन IFTDA ने तुरंत एक्शन लेते हुए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तान कलाकारों के काम करने पर रोक लगा दी। जहां भारत पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली चोट पहुंचा रहा था, तो वहीं उसे सही सबक सिखाने के लिए सैन्य कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही थी। हमले के बाद से ही भारतीय सेनाएं जिम्मेदार आतंकवादियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेचैन थी। सैनिक अपने साथियों का बलिदान का बदला चाहते थे, लेकिन आक्रोश के समय में भी सभी तरह की पॉसिबिलिटीज को काफी बारीकी से देखा जा रहा था। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ ने आगे से इनिशिएट लेते हुए अगले ही दिन सरकार के सामने POK में एयर स्ट्राइक का प्रपोजल रख दिया, जिसे सरकार ने भी मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलते ही एयरफोर्स ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। 16 से 20 फरवरी के बीच 4 दिन तक ड्रोन की मदद से इस बात का पता लगाया गया कि सीमा पार कौन कौन सी जगह पर आतंकवादियों ने अपने ठिकाने बनाए रखे हैं। दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाने के तुरंत बाद एयरफोर्स और इंटेलिजेंस के अधिकारियों के बीच ऑपरेशन की प्लानिंग को लेकर अगले 2 दिन तक बैठकें चली। इसी बीच एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार करके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के सामने रखा, जिसे उन्हें ऑपरेशन के दौरान टारगेट की जाने वाली जगह से रूबरू कराया गया। भारतीय वायुसेना ने करीब 48 साल पहले 1971 में पाकिस्तान की सीमा में घुसकर ऐसा कोई कार्रवाई की थी। इसीलिए ऑपरेशन को आगे बढ़ाने से पहले एयरफोर्स अपनी ओर से सभी तैयारी को पुख्ता करने में जुटी हुई थी। 1 स्क्वाड्रन टाइगर और 7 स्क्वाड्रन बैटल एक्सेस के जवानों को ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया था। एयरफोर्स ने सिक्योरिटी रीजन और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बंदर रखा, जिसे अंजाम देने के लिए 26 फरवरी 2019 का दिन डिसाइड किया गया था। सारी प्लानिंग होने के बाद फाइटर जेट को सावधानी से परखा गया और ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पायलट्स ने 24 फरवरी को ट्रायल रन भी किया था, जिसके बाद ऑपरेशन को हरी झंडी भी दे दी गई। इस ऑपरेशन के लिए 12 मिराज 200 जेट को इस्तेमाल किया जाना था और साथ ही किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए गरुड़ कमांडो की एक टीम को भी स्टैंड बाय पर रखा गया था। 26 फरवरी की सुबह 3:30 बजे ही भारत के 12 मिराज 200 फाइटर्स जेट लेजर गाइडेड बम के साथ लैस होकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर कर जाते हैं। फाइटर जेट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद और चकोटी के आतंकवादी ठिकानों पर बमबारी करते हैं। एक ही झटके में सैकड़ों आतंकवादी मारे जाते हैं। जैश-ए-मोहम्मद के कई ठिकाने
पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत के बालाकोट शहर में भी बने हुए थे। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स बालाकोट में भी दाखिल होकर जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी शिविरों पर करीबन 8 मिनट तक बमबारी करके सैकड़े आतंकवादियों को मार गिराती है। ये पूरा ऑपरेशन लगभग 21 मिनट तक चलता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स करीब 1000 किलो बम गिराकर जैश-ए मोहम्मद के कई ठिकानों और करीब 350 आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाकर 40 जवानों की शहादत का बदला ले लेती है। इस हमले से बौखलाए पाकिस्तान पहले ही दिन 27 फरवरी को भारतीय सीमा में घुसने की हिमाकत करता है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को भगाने के लिए भारतीय वायुसेना भी मुंह तोड़ जवाब देती है। इसी बीच एक डॉग फाइट के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के एक F-16 विमान को मार गिराते हैं। इसी दौरान उनका विमान भी डैमेज हो जाता है और वो पैराशूट के साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लैंड कर जाते हैं। लेकिन भारत के डिप्लोमेटिक प्रेशर और बढ़ते दबाव के चलते पाकिस्तान को झुकना पड़ता है और 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को सुरक्षित भारत को लौटा दिया जाता है। भारत ने ताकत और साहस के साथ जवाब दिया। कुछ ही दिनों में हमारे सशस्त्र बलों ने सीमा पार आतंकी शिविरों पर निशाना बनाया। यह निशाना था जैश-ए मोहम्मद। इसके लिए ऑपरेशन बंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक को शुरू किया गया। संदेश स्पष्ट और सीधा था, भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। Let us bow our heads in tribute to our fallen heroes. May their courage inspire us all to stand united as a nation. ये मंजर कुछ ऐसा था, दिल बहुत दुखा होगा आपका, गुस्सा भी आया होगा, आंसू भी निकले होंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या फील करते हैं आप पुलवामा अटैक और इस वीडियो के बारे में। जय हिंद।